हेलो स्टूडेंट। स्वतंत्र राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उस कड़ी में अब हम लोग बंगाल प्रांत के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल प्रांत और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी बंगाल में अपना पांव जमाना चाह रही थी और बंगाल में जो सूबेदार नियुक्त हुए थे, जो नवाब नियुक्त हुए थे, वो भी अपने शक्ति में इजाफा करना चाह रहे थे। और जब भी दोनों में से जिसको मौका मिला वहां पे अपना वजूद कायम कर लिया। आपको बता दें कि 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने हुगली में अंग्रेजों को एक कोठी स्थापित करने का अनुमति दिया। कोठी मतलब गोदाम। अब उसी समय एक राजघराने की स्त्री की तबीयत बहुत खराब थी। एक डॉक्टर था, डॉक्टर बॉटन, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बॉटन था। उसने उसका इलाज किया, वो ठीक हो गई। तो उससे खुश होकर के 3000 रुपया वार्षिक कर लेकर के वहां के सूबेदार ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की छूट दे दिया। आगे चल करके 1698 में अजीमुशान ने 1200 रुपया केवल जो मालिकों से लेकर के और भी क्षेत्र पर व्यापार करने की अनुमति दे दिया। उसको लिख दे रहे हैं हम लोग, जो है सुतनाती, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है कालीघाट और गोविंदपुर। ये 3 क्षेत्र दे दिया, 1200 रुपया केवल वार्षिक लेकर के। ये जो अजीमुशान ने दिया था, इससे लेकर के मुर्शिद कुली खान नाराज था कि ये ऐसा इसको नहीं करना चाहिए था। और 1717 में फारूखियर ने जो चीजें दी गई थी उसको उसने पुष्टि कर दिया और कलकत्ता के क्षेत्रों में भी अपने विस्तार की उसने अनुमति दे दिया। तो यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। उनको जो अधिकार मिला था उसका वो चाहते थे कि अधिक से अधिक हम प्रयोग करें, उसका लाभ लें। और यही टकराव बंगाल के नवाबों में शुरू हो गया था। खैर, आगे हमारी चर्चा होती रहेगी। तो आपको बता दें कि मुर्शिद कुली खां 1700 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने दीवान के पद पर बंगाल में इसको नियुक्त किया था और अपनी योग्यता के बल पर मुर्शिद कुली खां को औपचारिक रूप से 1717 में, ध्यान रखिएगा, मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में सूबेदार बना दिया गया। सूबेदार बना दिया गया और यहीं से ये और भी ताकतवर होता गया। स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं, एक तरह से शासन करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि नजराना उजराना रोक दिया था, सब दे रहा था ताकि मुगल जो सम्राट हैं उनसे हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। इस दौरान उसने बंगाल में बहुत काम भी किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो जमींदार वर्ग था, जागीरदार वर्ग था, उनको निष्कासन किया। उनकी भूमि को लेकर के खालिशा भूमि में परिवर्तित कर दिया। जो किसान थे, जो छोटे छोटे किसान थे, उनको ज्यादा भूमि दिया। और यही नहीं, जो टोडरमल द्वारा जब्ती व्यवस्था था उसको उसने लागू किया। और यही नहीं, बल्कि किसानों को तकावी ऋण भी अग्रिम होता है अपनी खेती बाड़ी के लिए, उसको भी उसने प्रदान किया। कहते हैं कि इसी के समय से बंगाल धीरे धीरे खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ता चला गया। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बना दी।
अब अगला लगता है इसका कोई बेटा नहीं रहा होगा, तो इसलिए इसका दामाद बना गद्दी पर, क्योंकि वो उड़ीसा का उप सूबेदार था शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के कई सलाहकार थे, फतेह चंद, जिसे जगत सेठ की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया था, आगे भी चलता रहेगा, हाजी अहमद खां, अमील चंद, ऐसे लोग थे इसके सलाहकार के रूप में। जब इसकी मृत्यु हो गई तो सरफराज खां गद्दी पर बैठा। सरफराज खां को अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में 1740, ध्यान रखिएगा, सरफराज खां ये गद्दी पर बैठा था गिरिया के युद्ध में 1740। अलीवर्दी खां ने हरा के मार डाला और खुद सत्ता ग्रहण कर लिया। ध्यान रखिएगा, गिरिया के युद्ध। अब इसके बाद अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठा। हमने बंगाल के नवाबों के बारे में पूरा लिख दिया है, अंतिम नवाब कौन था, आप लोगों को नोट करने के निर्देश से, क्योंकि सबके बारे में बताएंगे, लेक्चर मेरा चलता रहेगा। समय बचाने के लिए मैं थोड़ा इस पर वर्क भी कर देता हूं। मेन हमने बार बार कहते हैं कि मेन लेक्चर होता है, जो पॉइंट रहेगा उसको मैं लिखता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठा। हमने कहा गिरिया के युद्ध में हरा के मार डाला। अलीवर्दी खां, मोहम्मद शाह रंगीला उसमें मुगल सम्राट थे, उनको ढेर सारा धन दे करके और मान्यता भी प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके बाद से उसने कभी मुगल सम्राट को धन नहीं दिया। ये पहला बंगाल का नवाब है अलीवर्दी खां, ध्यान रखिएगा, जो मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। आपको यह भी बता दें कि अलीवर्दी खां के समय बंगाल और भी प्रगति करने लगा। वहां का चाहे आम वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सभी लोगों को उसने ध्यान दिया। कहते हैं कि इसके समय बंगाल को लोगों ने स्वर्ग कहना शुरू कर दिया। इतना मतलब, दरअसल बंगाल में बहुत से संसाधन थे, बहुत से कच्चे माल मिलते थे और उसका बड़े पैमाने पर निर्यात होता था, और उससे अच्छा खासा लाभ जो है बंगाल के नवाब को होता था। जो निर्यात की वस्तु थी वो मुख्य रूप से थी सोडा, अफीम, नील, चीनी, जूट, निर्यात की वस्तुएं थी। आपको बता दें कि सोडा का प्रयोग गोला बारूद में प्रयोग किया जाता था, इसलिए इससे अच्छा खासा आय होता था और वहां के किसानों को भी लाभ मिलता था, व्यापारी वर्ग को भी लाभ मिलता था। और दूसरे, दिल्ली से बहुत दूर था, इसलिए बहुत इसको परेशानी नहीं सहनी पड़ी, लेकिन हाँ, इसको परेशान किसने किया? मराठों ने परेशान किया, अफगानों ने थोड़ा बहुत परेशान किया, और लेकिन सबसे ज्यादा अगर परेशान किसने किया तो मराठों ने किया, क्योंकि मराठों पूरे भारत में उसमें शक्तिशाली हो गए थे और 5 बार इसके समय आक्रमण किए, और अंत में उनसे बचने के लिए, उनसे परेशान होकर के इसने 1751 में मराठा सरदार रघुजी भोसले से संधि किया, और रघुजी भोसले से संधि के तहत उड़ीसा प्रांत दे दिया और 12 लाख रुपया चौथ के रूप में भी देने के लिए तैयार हो गया। तब जाके मराठों ने इस पर आक्रमण करना बंद कर दिया। इतनी बड़ी चीजें इसको देना पड़ा। अंग्रेजों से भी ये पंगा नहीं लेना चाहता था। अंग्रेज तो धीरे धीरे शक्तिशाली हो गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको वहां पर कोठियां बनाने की अनुमति दिया, फैक्ट्री लगाने की अनुमति दिया, लेकिन कहा कि उसको आप किलेबंदी नहीं कर सकते हैं, दुर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। इसको इसने रोक दिया क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक होता था। इससे क्या होते थे, जो उनकी कोठी होती थी दुर्गीकृत करने से मजबूत हो जाती थी और उस पर आक्रमण करना या उसको कब्जा करना कठिन होता था, क्योंकि चारों तरफ से उसको पानी से या खाई, पानी डाल दिया जाता, खाई बना करके उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता था। अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति से ये चिंतित भी हो गया था, और जब लोगों ने कहा कि आप अंग्रेजों पर नियंत्रण स्थापित करिए, इनको रोकिए,
तो उसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया है और कहता है कि अगर आप इनको छेड़ेंगे तो ये काट काट के मार डालेंगे, अगर आप इनको छोड़ देंगे तो शहद प्रदान देंगे, शहद देंगे। इसका एक और स्टेटमेंट है, कहता है कि धरती पर आग लग जाए तो बुझाना कठिन होता है, अगर समुद्र से लपटें आने लगेगी तो फिर क्या होगा। इसका अंदाजा किधर था? अंग्रेजों की तरफ था, क्योंकि अंग्रेज समुद्र पर बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उन पर उनका नियंत्रण एक तरह से था, क्योंकि बड़े बड़े डॉकयार्ड वो बनाने लगे थे, उसका प्रयोग कर रहे थे। कहते हैं कि अलीवर्दी खां के बाद लगता है इसके भी कोई बेटे नहीं रहे होंगे। इसकी 3 बेटियां थीं और एक बेटी का बेटा गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, हमने बोर्ड पर लिख दिया है। छोटी बेटी का ये बेटा था। जब ये गद्दी पर बैठा तो हिस्ट्री ऑफ बंगाल एक पुस्तक है जगन्नाथ सरकार की, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि जैसे ये गद्दी पर बैठा घरों में ही फूट पड़ गई। यहां तक कि इसकी मौसी जो घसीटी बेगम थी, दूसरी बेटी का बेटा शौकत जंग जो पूर्णिया का सूबेदार था, ये भी सत्ता पाना चाहता था, तो अब घर में ही फूट पड़ गई, तनाव बढ़ गया। और जो सेना थी वो भी ढूंढ नीति अपनाई। तो इस तरह से इसको गद्दी पर बैठने के साथ ही परेशानी शुरू हो गई थी। खैर, आपको बता दें, इसका फायदा अंग्रेजों को धीरे धीरे मिलने लगा। उनको जब पता चल गया कि ये सारी बातें हैं, तो उसी हिसाब से हम पहले वाले वीडियो में कई बार बताए होंगे कि अंग्रेज मौके की तलाश में रहते थे और जैसे ही मौका मिलता था गर्दन पर हाथ डाल देते थे। यहां भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों ने, आपको बता दें, कि कोठियां बनाना शुरू कर दिए, कब्जा करना शुरू कर दिए। एक घटना का मैं उल्लेख करेंगे कि इससे वो नाराज होने लगा और रोकने का प्रयास किया। यही नहीं, बल्कि वाटसन को उसने पत्र भी लिखा कि आप लोग व्यापारी हैं और व्यापारियों की तरह ही काम करिए, आप हमारे मामले में, हमारे लोगों के बारे में आप दखलंदाजी मत करिए। लेकिन उसका कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अंग्रेज अपने मन से हर काम करना चाह रहे थे। इधर सिराजुद्दौला ने अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था, अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। विवाद था किसका लेकर के? 2 कारण थे विवाद के। पहला था परमिट को लेकर दस्तक। दस्तक एक ऐसा परमिट होता था जिसको आप लिए हैं तो आपके माल की चेकिंग नहीं होगी, आप व्यापार कर सकते हैं वहां पर किसी भी चीज का। और ये जो कंपनी के कर्मचारी होते थे, जो मुखिया होते थे, ये दस्तक को बेच भी देते थे और उससे काफी लाभ कमाते थे। ये इसको रोकना चाहता था, जो पिछले फरमानों में प्राप्त हुआ था। और ये भी कहा कि आप फैक्ट्रियां लगाइए, उसकी किलेबंदी मत करिए। इसको लेकर विवाद था। आपको बता दें कि इधर अंग्रेज ने जब आगे बढ़ना शुरू कर लिए, कई चीजों पर कब्जा करना शुरू कर दिए, तो कहते हैं कि हुगली द्वीप पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। जब इसको पता चला तो ये वहां पहुंचा और कहते हैं कि बड़े पैमाने पर वहां जो गवर्नर था डेर्क, वो उसमें शामिल था। और जब ये पहुंचा तो वो तो भाग गया अपने काफी सैनिकों को लेकर के, और एक द्वीप है पुल्टा द्वीप पर जाकर लोगों ने शरण ली। उसमें से कुछ लोग बंदी बना लिए गए। माना जाता है कि 146 लोगों को बंदी बना लिया गया और उनको एक कोठरी में बंद कर दिया गया।
ये घटना है 20 जून 1756 को, जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी त्रासदी। ध्यान रखिएगा, 20 जून 1756, जिसे ब्लैक होल दुर्घटना भी कहते हैं, काल कोठरी त्रासदी। बहुत बड़ा रूम नहीं था, 14 फीट लंबाई थी उसमें 146 लोगों को बंद कर दिया गया, और जब सुबह खोला गया तो केवल 23 लोग जिंदा बचे थे। ध्यान रखिएगा, 146 में से माइनस हो गए 123, तो कितने बचे? 23 लोग जिंदा बचे थे। उसमें से जो व्यक्ति जिंदा बचा था, जिसने इस घटना का उल्लेख किया है, उसका नाम था जेड हालवेल। ये कई बार पूछा है, हालवेल। इसने अपनी पुस्तक एलाइव द वंडर, ध्यान रखिएगा इसकी पुस्तक है एलाइव द वंडर, इसी में इसने इसका जिक्र किया है, और कहीं स्रोत से नहीं मिलता है। उस समय के जो एक लेखक थे, मुस्लिम लेखक थे, गुलाम हुसैन ने अपनी एक, उनकी भी पुस्तक है सियार उल मुतकरैन, लिख दे रहे हैं, उनकी एक पुस्तक है सियार उल मुतखैरीन, इसमें उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, ये गुलाम हुसैन की किताब है सियार उल मुतखैरीन, उसी इन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया, और एकमात्र वही व्यक्ति है जेड हालवेल ने जिसने घटना का उल्लेख किया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने इंडिया से लेकर के लंदन तक हल्ला मचाया। जब उनको खबर मिली, लंदन में जब खबर मिली कि कलकत्ता का पतन हो गया है, तो लंदन से आदेश आया, मद्रास का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, उसको कहा गया कि तुम किसी तरह से जाकर के और कलकत्ता पर नियंत्रण करो, बंगाल पर जाकर नियंत्रण करो। उसने 14 अक्टूबर को वहां से चला था, और 16 दिसंबर को, लगभग 2 महीने बाद, ये बंगाल पे पहुंचा, और पहले भजभज पे इसने अपना कब्जा जमाया। धीरे भजभज बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, उसके बाद उसने हुगली पर भी अपना कब्जा किया। तो इस तरह से उसने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि सिराजुद्दौला उसको रोकने का प्रयास नहीं किया, उसने उसको रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें वो पराजित हुआ, और पराजित होने के साथ उसके रॉबर्ट क्लाइव के साथ क्लियरपैट्रिक भी था, और उस लोगों ने संधि किया, जिसे हम अलीनगर की संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि हुई थी 9 फरवरी 1757। ध्यान रखिएगा, यह संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 फरवरी 1757, अली नगर की संधि। अलीनगर की संधि इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो अधिकार उन लोगों ने खोया था वो प्राप्त कर लिया, और हर्जाना भी देने के लिए सिराजुद्दौला मान गया, और यही नहीं बल्कि सिक्के ढालने का भी अधिकार इनको मिल गया। इसी दौरान संधि के बाद ही रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी तेजी से चंद्रनगर पर भी कब्जा कर लिया, जो फ्रांसीसियों के अधीन था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रनगर फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया। ये कई ऐसी चीजें थी जो अलीनगर की संधि के बाद हुआ था,
लेकिन एक भी बता दें आप लोगों को कि अलीनगर संधि ही प्लासी के युद्ध के तत्कालिक कारण माना जाता है, क्योंकि आरोप लगाया इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, कि आपके लोग अलीनगर के संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि ऐसी बात नहीं थी। उल्लंघन तो रॉबर्ट क्लाइव किया, लेकिन वो मूड बना के आया था, वो तो लड़ाई करने आया था। दरअसल उसने क्या किया, आते साथ ही बंगाल में जो सिराजदौला के सगे संबंधी थे, जो विरोधी थे, जो सिराजदौला को पसंद नहीं कर रहे थे गद्दी पर, उनको अपनी तरफ मिलाया। इसमें कई लोग थे, जैसे जगत सेठ, फतेहचंद इनका वास्तविक नाम था, जगत सेठ उपाधि थी, राय दुर्लभ, ये भी इनके साथ जुड़ गए। अमीर चंद, इनको भी लालच दिया। मीर जाफर को नवाबी का लालच दिया, किसी को भय भी दिखाया, किसी को धन का लालच दिया, किसी को नवाबी, मैंने कई तरह से इसने अपनी गोटी को सेट कर लिया। और जब पूरी तरह से सेट हो गया तो इसने, जब अभी हम बताए अलीनगर की संधि का उल्लंघन सिराजदौला के लोग नहीं किए, बल्कि किन लोगों ने किया, रॉबर्ट क्लाइव के लोगों ने किया। और यही कारण तत्कालिक कारण माना जाता है एक तरह से कह सकते प्लासी युद्ध का। और उसने कहा कि नहीं, अब फैसला युद्ध से होगा, क्योंकि पूरी चीजें सेट हो गई थी। और इस तरह से अब युद्ध के मुहाने पर पहुंच गया सिराजदौला। और आपको बता दें कि 23 जून 1757 बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। 23 जून ध्यान में रखिएगा, 23 जून जो है बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। तो आपको बता दें कि 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। क्लाइव ने पूरे गोटी सेट कर लिया था, अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। सिराजदौला भी कम नहीं था, 50,000 सेना लेकर के युद्ध रास्ते में पहुंचा। और उधर रॉबर्ट क्लाइव के पास केवल 3200 सेना थी। देखिए कितना अंतर था। लेकिन क्लाइव ने इसमें कूटनीति का सहारा लिया था और ये बड़ी उसके काम में आई। सिराजदौला के दो सेनापति थे, मीर मदान और मोहन लाल। ये कश्मीरी था, बहुत ही जाबाज सैनिक था। और मीर मदान दोनों वफादार थे। कहते हैं कि फ्रांसीसी सेना की जो टुकड़ी थी वो सिराजदौला की तरफ थी और दोनों को सहारा दे रही थी और पीछे ढकेल दी थी सेना ने। कहते हैं कि एक पेड़ की आड़ में आकर के रॉबर्ट क्लाइव ने मीर मदान को गोली मार दिया और उसके सर में गोली लग गई और वहीं वो ढेर हो गया। उसके मरने के बाद सिराजदौला घबरा गया और उसकी घबराहट को देख करके जो मीर जाफर पहले ही से मिला था, उसने जाकर सलाह दिया कि आप युद्ध से चले जाइए और हम लोग युद्ध को संभाल लेंगे। वो उसका दिमाग काम नहीं किया और 2000 घोड़सवारों के साथ ऊंट पर बैठ करके भागा था। ये भी क्वेश्चन आया कि किस पर बैठ के भागा था। ऊंट पर बैठ के भागा था और कहते हैं कि यह पटना चला गया अपनी पत्नी को लेकर के और मीर जाफर का बेटा था मीरन ने जा करके उसकी वहां पर हत्या कर दिया। फ्रांसीसी टुकड़ी भी जो सिराजदौला की तरफ से लड़ रही थी वो भी हार गई और मीर जाफर ने जाकर रॉबर्ट क्लाइव को बधाई दिया, शाबाशी दिया और कि आपकी जीत हुई। और जो वादा हुआ था, जो समझौता हुआ था गुप्त रूप से, उसके तहत 2,34,000 पाउंड उसने भेंट किया। इसके अलावा 50 लाख रुपया उसने सेना को भी दिया और 24 परगना क्षेत्र भी मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को प्रदान किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। सोचिए कितनी बड़ी चीजें मीर जाफर ने समझौते के तहत दिया था केवल सत्ता पाने के लिए। आपको हम बता दें कि सिराजदौला
ने इसके पहले जो युद्ध हुआ था, शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में पराजित करके मार डाला था 1756 में, अक्टूबर 1756 में। और कहते हैं किसी के बाद से उसको मनिहारी के युद्ध में लिखा है, शौकत जंग मनिहारी के युद्ध में 1756 में मारा गया। इसी के बाद से इसको बिहार, बंगाल, उड़ीसा को सूबेदारी भी मिल गई थी और मुगल सम्राट से शाही फरमान द्वारा मान्यता भी मिल गया था। बड़ी उसकी शक्ति कह सकते कुछ टाइम तक अपने स्वर्ण काल में रही, लेकिन बाद में उसकी जब घटनाएं होने लगी तो उसके लिए महंगा पड़ता गया। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह आपको बता दें गंगा नदी के भागीरथी तट पर हुआ था। पलाश के बहुत ज्यादा पेड़ थे, बगीचे थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लासी। तो इस तरह से इस युद्ध ने एक बात तो सिद्ध कर दिया कि अब अंग्रेजों को रोकना बहुत मुश्किल है। प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी सत्ता का द्वार खोल दिया था। यही नहीं बल्कि इतना धन अंग्रेजों को मिला कि 100 नावों से नाव पर चांदी रख करके 100 नावों पर और वह इंग्लैंड भेजा गया था। सोचिए कितना बड़ा रकम इंग्लैंड हमारे यहां से ले गया। और अगला जो नवाब बना था वह अंग्रेजों के कृपा से बना था और वो था मीर जाफर। अब हम इसको अगली कड़ी में बताएंगे, मीर जाफर के बारे में बताएंगे, फिर मीर कासिम के बारे में बताएंगे, कैसे गद्दी पर बैठा, बक्सर के युद्ध की हम चर्चा करेंगे और उसके बाद से जो बक्सर के युद्ध के बाद से क्या उसका परिणाम हुआ भारत के इतिहास में उसकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अब मुख्य रूप से मीर जाफर, मीर कासिम की ही चर्चा होना बाकी है। अन्य जो सूबेदार वहां बैठे वो नाम मात्र के थे, उनके कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इन्हीं दोनों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ हमारे लेक्चर में या कहीं मुझसे भूलवश या त्रुटिवश कोई चीज़ होती है तो आप कमेंट में लिखें। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि हर वीडियो देने के बाद अगली वीडियो में सुधार करूं। और मैं पहले भी कह रहा हूं कि आप अगर इतिहास में रुचि रखते हैं तो ये किताब बी.एल. ग्रोवर की आप जरूर पढ़ें और जो भी किताब है वो भी आप पढ़ें, हमारे लेक्चर भी सुने। हो सकता है कि आप जो किताब लिए हैं और हमारे लेक्चर से उसको आप जोड़ते जाएंगे तो एक ऑलरेडी एक बेहतरीन जो है किताब के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगी। धन्यवाद।